ओके अब ये बात क्योंकि ठाकरे ब्रदर्स की निकली, उद्धव ठाकरे की निकली, तो आपसे ये भी ज़रा पूछ ही लो मैं फडणवीस जी। राज ठाकरे आपके भी बड़े करीबी दोस्त हैं। उनके पार्टी के लोग आज भी इवन टुडे नॉर्थ इंडियंस को खदेड़ खदेड़ कर मारते हैं। उन्हें मराठी नहीं बोलने के लिए वायलेंस उनके ऊपर होता है, पीटा जाता है उनको, गालियां दी जाती हैं उनको। और आप फडणवीस जी सच में कुछ नहीं करते इस बारे में। यू जस्ट खाना पूर्ति आप करते, आप कहते नहीं होना चाहिए, हम एक्शन लेंगे, एक आध किसी को अरेस्ट कर लेते हैं, मगर चीफ मिनिस्टर हैं आप। यू कैन इंश्योर दैट यू टेक एन एक्शन विच इज एग्जेम्पलरी इन नेचर, कि कोई हिम्मत ना करे कि किसी नॉन मराठी स्पीकिंग के ऊपर हाथ उठाया जाए, बट यू डोंट डू दैट। पहली बात तो ये है, ऐसी घटनाएं कितनी घटी? बहुत होती हैं। कितनी घटी? चलिए आप बताइए। गिनेंगे नहीं, क्या? नहीं, मैं आपको पूछता हूँ, होती है नहीं नहीं? कितनी घटी बताइए। तो आप नंबर, बताइए ना आपको कितनी नंबर घटी। चाहिए क्या? देखिए 3-4 घटनाएं हुई है, वो भी गलत है। नंबर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, 3-4 घटना। देखिए जब तक हम लोग यहाँ पर है, किसी की हिम्मत नहीं है। ये ठीक है, एक आधी घटना हो, आप बात सुन लीजिए। एक आधी घटना होती है, छोड़ते नहीं है उसको, बंद कर देते हैं, ठोकते हैं उसको भी छोड़ते नहीं है। और मैं साफ शब्दों में कहता हूँ, मुंबई के अंदर, देखिए मैं भी मराठी हूँ, मुझे भी स्वाभिमान है, मैं भी मराठी की बात करता हूँ, पर मराठी की बात करके कोई अगर यहाँ पर इस प्रकार से भेदभाव करेगा, हम चलने नहीं देंगे। ऐसी कोई बात यहाँ नहीं चलेगी, कानून का ही राज चलेगा। कोई ऐसा करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, हमने की है, हमेशा करते रहे। और मुंबई में रहने वाले अन्य भाषियों के साथ आप पूछ लीजिए, जब से बीजेपी की सरकार, 5 साल पहले भी मैं रहा और आज भी जब से बीजेपी की सरकार है, कहीं डिस्क्रिमिनेशन दिखाई देता है क्या? कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अरे देखिए, कोई चिल्लर आदमी कहीं ना कहीं मीरा भाईंदर के एखादे कोने में किसी को झापड़ लगा दे, आप नेशनल न्यूज बना के मानो मुंबई में खदेड़ खदेड़ कर मार रहे हैं, इस प्रकार की आप भूमिका वहां तैयार करते हैं। ऐसा नहीं है भाई, मुंबई में कोई ये प्रॉब्लम नहीं है और प्रॉब्लम हम होने भी नहीं देंगे। फाइन, अगर वो एश्योरेंस है आपकी तो। एंड पीपल आर लाइकिंग योर आंसर। ऑलराइट, बीएमसी चुनाव में आप लोगों ने ये प्रॉमिस किया था कि रोहिंग्या, बांग्लादेशियों को सबको हम बाहर निकालेंगे, ठीक है? अब पता नहीं डेटा तो क्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन आदित्य ठाकरे ये कहते हैं कि पिछले 10 सालों में मैक्सिमम नंबर ऑफ ईयर्स आप रहे हैं चीफ मिनिस्टर, आपके सेंटर में आपकी सरकार, वहां से घुस घुस कर यहाँ पर कैसे चले आते हैं? जवाब कौन देगा? फिर इलेक्शन आएगा तो ये रोहिंग्या बोलेंगे, बांग्लादेशी बोलेंगे, उनको हटाओ, डिटेंशन सेंटर में लेके जाओ और इसका मुद्दा बनाएंगे। आप ही बॉर्डर्स तो आप ही लोग हैंडल कर रहे हैं, वहीं से घुसकर आते हैं, आपके बॉर्डर के अंदर आते हैं, आप होम मिनिस्टर हैं, जवाब कौन देगा? मैं दूंगा। दीजिए। पक्का दूंगा। देखिए पहली बात तो यह है कि जिस समय हम लोगों ने कार्रवाई शुरू की, इस कार्रवाई को करते हुए हम लोगों ने ये कैसे आते हैं इसके बारे में हम लोगों ने उसकी पूरी जांच की। तो ध्यान में आया, देखिए अल्टीमेटली हमारी बॉर्डर जो है बांग्लादेश के साथ एक बहुत लंबी बॉर्डर है। इट्स अंडर बीएसएफ एंड इट्स अंडर योर, लेकिन बहुत बड़ी बॉर्डर है। अब उस बॉर्डर से ये लोग बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल में आते हैं और कुछ जिले हमने चिन्हित किए जिन जिलों में पश्चिम बंगाल की सरकार इनको मदद करती है, ये वहां पर जाकर अपने कागजात तैयार करते हैं, ठीक है? और वो कागजात तैयार करके फिर किसी न किसी बहाने मुंबई में आते हैं और मुंबई के होटल में, मुंबई के जिसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन साइट्स पर, ये लोग वहाँ काम करना चालू करते हैं और फिर यहाँ के स्लम में रहना शुरू करते हैं। तो अभी हम लोगों ने इनको ढूंढा और मैं आपको बताता हूँ, चूँकि ये डोमेन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का है, लेकिन मैं आपको इतना पक्का बता देता हूँ कि आज तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा बांग्लादेशी हम लोगों ने पिछले 1 साल में पकड़कर बांग्लादेश वापस भेजे हैं। ये मैं इसलिए, मैंने इससे पहले भी मुझे लोगों ने पूछा, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स आपको बताएगा। मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि भारत में बड़ी शांति के साथ ये कार्यक्रम पिछले 1 साल में बहुत ताकत से हुआ है और उसमें सबसे बड़ा नंबर ये महाराष्ट्र का है। हम लोगों ने उन लोगों को बांग्लादेश वापस भेजा है। लगातार हम लोग इसको ढूंढ रहे ये लोगों को, और अभी तो हम लोगों ने जो आईआईटी बॉम्बे है उसके साथ मिलकर, क्योंकि देखिए ये तो बांग्लादेशी जो हमारे यहाँ आते हैं,
आने के बाद इनको ढूंढना आसान नहीं होता। बोलते हमारे जैसे ये, दिखते हमारे जैसे ये, तो ये बंगाली मुसलमान है या बांग्लादेश से आया है, ढूंढना थोड़ा कठिन जाता है। और ये चूंकि वहां से पश्चिम बंगाल से सारे कागजात बनाकर आते हैं तो और भी मुश्किल जाता है। लेकिन अभी हम लोगों ने काफ़ी इनके रैकेट्स भी ढूंढे और अब आईआईटी बॉम्बे के साथ हम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल तैयार कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमको 60-65% सफलता मिली है। और इस टूल का इस्तेमाल करते हुए हम लोग बहुत फास्ट, क्या टूल है? अभी आएगा तो बताऊंगा आपको, हाँ। इससे हम लोग बहुत फास्ट जांच कर पाएंगे कि ये बंगाली मुसलमान है या बांग्लादेश से आया हुआ है। और उसके बाद और तेजी से हम इसको पूरा करेंगे। देखिए, पहली बात तो आप इस बात को समझ लीजिए कि जब तक पश्चिम बंगाल की सरकार इस मामले में कड़ाई से काम नहीं करती तब तक इसको रोक पाना कठिन है। लेकिन हम लोग लगातार ध्यान देकर, हमने हमारे जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट्स है उसमें भी अब सब लोगों को जिम्मेदारी दी है कि आप लोग किसको एम्प्लॉय करते हो या आप लोगों ने उसकी जांच करनी चाहिए। अगर आपने गलत लोगों को एम्प्लॉय किया, लाया, क्योंकि ये सस्ते में आते हैं, सस्ता कम पैसे में काम करते हैं, तो उस लालच में इन लोगों को काम मिल जाता है। तो हमने उनको कहा है कि आपको भी हम लोग इसमें लपेटेंगे और आपको भी इसका जवाब देना पड़ेगा। तो गलती सारी ममता बनर्जी की और किसी की नहीं? नहीं, देखिए, बड़ी गलती उनसी है, सारी उनकी ऐसा नहीं कहूंगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे फडणवीस जी इन चुनावों की बात कर रहे हैं, एंड समथिंग वेरी ट्रैजिक हैज आल्सो हैपेंड। मौका नहीं लगा आपसे उसके बारे में बातचीत करने का। अब इन्हीं चुनावों के बीच योर वेरी डियर फ्रेंड अजीत पवार जी की मृत्यु हो जाती है प्लेन क्रैश में। एक ऐसा वैक्यूम क्रिएट हुआ है आपकी सरकार में, यहाँ की पॉलिटिक्स में, जो शायद भरा नहीं जा सकता है। And you have been getting emotional every now and then. We've seen that. You wrote that article, Dada, you missed the deadline. That really touched people's hearts, Fadnavis ji. Just want to know how you're dealing with that loss, because he was a dear friend of yours. देखिए, क्या होता है कि कई सालों से अभी हम लोगों ने साथ में काम किया और जब हम दोनों अलग अलग पार्टियों में थे तब भी एक हमारा अच्छा इक्वेशन रहा है, दोस्ती भी काफ़ी रही है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि अजीत दादा एक ऐसे पॉलिटिशियन थे जो बहुत प्रैक्टिकल विचार करने वाले व्यक्ति थे। आपने मुझे मेरे पिछले हाँ इंटरव्यू जी, में बिल्कुल। प्रैक्टिकल मित्र कहा था हाँ, वो उनके बारे में। एकदम हर पॉलिटिक्स में समय की मांग क्या है ये समझने वाले आदमी वो थे। कभी ईगो में नहीं अटकते थे या कभी एक प्रकार से पॉलिटिक्स में जिस समय जो निर्णय लेना चाहिए लेने वालों में से वो थे। और हम लोगों का इक्वेशन काफ़ी अच्छा था। सरकार चलाते हुए भी हम लोग साथ में ठीक से काम करते थे। और स्पेशली क्या था कि अजीत दादा का फिस्कल प्रूडेंस के मामले में काफ़ी एक उनकी बात होती थी। एज ए फाइनेंस मिनिस्टर वो काफ़ी कड़ाई से काम करते थे, तो मुझे भी वो चीज़ें पसंद थी। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अचानक उनका हमारे बीच से चला जाना, निश्चित रूप से ऐसे समय जो आदमी के साथ रोज आप काम कर रहे हो, उसके एक दिन पहले हम लोग सुबह कैबिनेट में साथ में थे, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी में साथ में थे, उसके बाद करीब पौने एक घंटा हम लोग साथ में बैठे थे, कई चीज़ों पर हमने बातें की। तो ऐसे समय मतलब जब एक अनइमेजिनेबल इस प्रकार की ऐसी घटना होती है तो इट कम्स टू यू लाइक अ शॉक। तो हमारे लिए भी एक शॉक था। लेकिन अब गाड़ी तो हमारी आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, लेकिन गाड़ी तो कभी आखिरी रुकती नहीं है। जी, आखिरी कब बात हुई आपकी अजीत पवार जी से और किस बारे में बात हुई, अगर आप बताना चाहें तो? नहीं, मैंने कहा कि जैसे एक दिन पहले हमारी कैबिनेट की बैठक हुई, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी की बैठक हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी की बैठक में भी कई चीज़ों पर हमारी चर्चा हुई, जैसे कैपिटल फॉर्मेशन क्यों कम हो रहा है, कॉस्ट ओवररन्स क्यों होते हैं, इसके ऊपर हम लोगों ने काफ़ी बातचीत की। उसके बाद फिर हम लोग मेरे एंटी चैम्बर में बैठे, उस समय हमने पॉलिटिकल बातें की, क्या चल रहा है उनकी पार्टी में, क्या चल रहा है, हम लोगों के जो स्थानीय निकाय के चुनाव है उसमें कौन से जिले में क्या करना है, ऐसे कई चीज़ें की। एक दो लोग उनके आए, उनके साथ बातचीत की, फिर हम दोनों अकेले बैठे, तो कई प्रकार की बातचीत हमारी उस समय हुई। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वो आखिरी बात होगी। यू थिंक आपकी गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन